बहुत बड़े घर से हो, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेज दिए बढ़िया जगह, एसी कूलर वीआईपी व्यवस्था में रह रहा है, उसको क्या पता लगेगा कि वो अधिकारी बनेगा तो वो आपकी मदद करेगा। क्यों मदद करेगा बताइए? जब वो ज़मीनी स्तर देखा नहीं, मजदूर की मेहनत देखा नहीं, मजदूर के पसीने की कीमत देखा नहीं, किसान की कीमत देखा नहीं, तो कैसे क्या जान पाएगा, कैसे वो देश के लिए कार्य करेगा। तो हमें ज़मीनी स्तर से जुड़े रहना है, पद कोई भी मिले। तूफान ज़्यादा हो तो कश्तियाँ डूब जाती हैं, अहंकार ज़्यादा हो तो हस्तियाँ डूब जाती हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं रंजीत कुशवाहा, प्रयास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो आज जानेंगे हम महान पर्सनालिटी, महान व्यक्तित्व के स्वामी को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, इसी में इनकी माता का नाम भी है, इनके पिता का नाम भी, इनके गुरु का नाम भी। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ। महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी जो थे ब्रिटिश आर्मी में नौकरी करते थे, अंग्रेजों के जो अधीन आर्मी थी उसी में नौकरी करते थे, आर्मी में थे, सूबेदार रैंक में थे। सूबेदार अफसर का रैंक होता था उस समय भी, तो आर्मी में जो ब्रिटिश आर्मी थी अंग्रेजों की, उसी में सूबेदार पद पे थे। इनके यहाँ बचपन में जो भी बच्चों का जन्म हुआ तो इनमें से 2 भाई और 3 बहन बच्चे थे, बाकी बच्चे छोटे बचपन में ही एक्सपायर हो जाते थे। इनके पिताजी जो ब्रिटिश आर्मी में नौकरी करते थे, पिताजी का इनके नाम था, पिताजी का रामजी अंबेडकर। रामजी अंबेडकर पिता का नाम था रामजी अंबेडकर, माता थी भीमा। भीमा अंबेडकर इनकी माता थी। इनकी शादी 1906 में हुई थी। 1906 में जो शादी हुई थी, पत्नी का नाम था रमाबाई। इन्होंने 2 शादियां की थी। एक 1948 में जो डॉक्टर महिला थी, शारदा महिला का नाम था। जब इनसे भीमराव अंबेडकर से शादी हुई तो उस महिला का नाम पड़ गया सविता अंबेडकर। डॉक्टर सविता अंबेडकर, ये ब्राह्मण महिला थी, डॉक्टर थी। ये शादी जो हुई है एकदम लास्ट टाइम में हुई है, 1948 में। सविता अंबेडकर पेशे से डॉक्टर थी, लास्ट टाइम में भीमराव अंबेडकर की शादी हुई। और जो रमाबाई इनकी पत्नी हैं, ये 1935 में एक्सपायर हो गई थी। 1935 में रमाबाई की मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिनको हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए भीमराव अंबेडकर के बारे में। इनकी सोच इतनी बेहतरीन थी, इन्होंने इतना संघर्ष किया उस समय, और जिस कास्ट से बिलोंग करते थे लोग, इनको हेय दृष्टि से देखते थे। इनको पानी पीने का मौका नहीं मिलता था, क्लास नहीं छूने का मौका मिलता था। जब स्कूल जाते थे वहाँ भी इनके साथ बहुत गलत लोग व्यवहार करते थे। जो इनके महान गुरु, जो गुरु थे, जिन्हें हम महान इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि ये लड़का कभी सितारे की तरह चमक सकता है, और ये जो अप्रसन्नता छुआछूत वाली बीमारी है, इसकी बेड़ियां इनके पैरों में न लग जाएं, इस वजह से अपना गुरु ने अपना नाम दे दिया इस बच्चे के नाम के आगे। उन महान गुरु का नाम था कृष्ण केशव अंबेडकर। कृष्ण केशव अंबेडकर। इसी कारण भीमराव रामजी अंबेडकर। देखो, कोई भी चीज़ हो, किसी की बच्चे को अगर बेहतरीन बनाना है तो 3 इंसान मिल करके बना सकते हैं, माता पिता और गुरु। क्योंकि माता पिता जन्म देते हैं, पहले शिक्षिका भी माता ही होती है, बच्चे को बताती है कि आपके पिताजी हैं, ये आपके चाचा हैं, ये भैया हैं, ये दादा हैं, दादी हैं। उसके बाद जब बच्चा पढ़ने आता है तब उनको कौन सा, जैसे ही आगे बढ़ना होता है वो कौन सा सलाह देते हैं? गुरु, जो जीवन को एक बेहतरीन बना देते हैं इंसान।
तो भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। कहने का मतलब है अगर इनकी शिक्षा देखी जाए तो देश के हाई क्वालिफाई में अगर गिनती हो तो भीमराव अंबेडकर जी का नाम आता है। इनके पास जो डिग्री आज तक किसी के पास नहीं थी वो महान डिग्री इनके पास थी। सबसे पहले इनकी माता का नाम भीमा अंबेडकर, रामजी अंबेडकर इनके पिताजी थे। गुरु का नाम था कृष्ण केशव अंबेडकर। ये बच्चे ही थे उस समय, छोटे थे, तो इनके पिताजी इनको स्कूल भेजने लगे, कहे बेटा जा करके आप स्कूल में पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो इनके पिताजी देखो 1891 में इनका जन्म हुआ भीमराव अंबेडकर का। 3 साल बाद इनके पिताजी रिटायर हो गए। तो 1894 में पिताजी रिटायर हो गए। भाई आर्मी की नौकरी थी, रिटायर हो गए क्योंकि 17 भाई बहन थे। ठीक, अब जो बचपन में ही जैसे बच्चे का जन्म हुआ एक्सपायर हो गए, तो 2 भाई 3 बहन करके बच्चे थे और बाकी सब लोग बचपन में। तो कुछ दिन बीतते हैं तो 1894 का साल आता है, इनके पिताजी रिटायर हो जाते हैं। पेंशन ठीक ठाक रही नहीं होगी, घर में गरीबी की कंडीशन आने लगी। देखो ये जो आर्मी की जॉब थी ये ट्रांसफ़र होता था कि आज यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं कल दूसरे। कुछ दिन बाद इनका जो परिवार है सतारा चला जाता है, महाराष्ट्र के इलाके में। महाराष्ट्र के इलाके में सावित्रीबाई फुले का भी जन्म बताए थे ना, महाराष्ट्र के सतारा जिले में। तो ये इनका भी परिवार कुछ समय बाद वापस सतारा चले जाते हैं। अब देखो इनकी पढ़ाई कहाँ से हुई। पहले तो ये भाई रिटायर हो गए पिताजी, पेंशन के पैसे से घर चलाना बड़ा मुश्किल होता है। भाई पेंशन में थोड़ी सी पैसे मिलते हैं, तो इनको इनके पिताजी किताबें लाते थे कि बेटा पढ़ो। इनको जैसे स्कूल भेजें, शुरू में पहले ही स्कूल भेजें, तो स्कूल पहुँचे, जा करके बेंच खाली पड़ी थी, बैठ गए आराम से। और जैसे ही बैठे तो सारे लड़के निकल करके बाहर खड़े हो गए। और बाहर क्यों खड़े हो गए, कहें यहाँ जैसे टीचर आए तो पूछे आप लोग बाहर क्यों खड़े, तो इशारा करते हैं कि अंबेडकर जी बैठे हैं। टीचर का व्यवहार इतना गलत था कि अंबेडकर जी को उठा करके क्लास से बाहर कर दिए। अब जैसे ही बाहर कर दिए तो इनको बैठने के लिए टाट बल्ली की व्यवस्था कोई नहीं थी, तो दरवाजे के बाहर जहाँ गेट लगा रहता था वहीं बोरी अपना बिछा करके बैठ जाते थे, वही बोरी ले जाते थे। एक दिन स्कूल के टीचर ने पूछा क्लास में क्वेश्चन कि 7 और 5 कितना होता है, तो छोटे छोटे बच्चे ही तो 7-5 पूछ लिए। अब उसके बाद कोई नहीं बता पा रहा, अंबेडकर जी हाथ उठा रहे हैं लेकिन टीचर ने पूछा नहीं। अगले दिन फिर कोई क्वेश्चन किए, अंबेडकर जी के पिताजी पढ़े लिखे थे तो पढ़ा करके भेजते थे। क्वेश्चन पूछे कि तो फिर अंबेडकर जी अपनी जगह से खड़े हो गए, कहें सर जब मुझे आता है तो आप क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको सुनने का मौका मिल रहा है यही गनीमत समझो, क्योंकि आप इस लायक भी नहीं हो कि आपको पढ़ने और सुनने का मौका मिला। घर पहुँचे परेशान हो करके, तो कहें पिताजी मैं अब स्कूल नहीं जाऊँगा। तो पिताजी ने कहा बेटा जिस चीज़ से तू भाग रहे हो, तुम जिस चीज़ से डर रहे हो, इसी व्यवस्था को बदलना है और मुझे विश्वास है कि तुम इस पूरी व्यवस्था को बदल दोगे। तो वही विश्वास अंबेडकर जी को क्या बना देता है, संविधान निर्माता, भारत के निर्माता बना देते हैं भीमराव अंबेडकर। बढ़िया से पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद मुंबई के इलाके से यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे पढ़ता है, एक यूनिवर्सिटी है बॉम्बे, वहाँ से ये क्या करते हैं पढ़ करके बीए पास कर लेते हैं, बीए पास कर लेते हैं। अब बीए पास करने के बाद फिर उसके बाद अब देखना जब पढ़ाई हो जाती है तो इनके पिताजी क्या करते हैं, इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है 1913 में। 1913 वही साल है जिस साल भारत को सबसे बड़ा पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार। रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में नोबेल पुरस्कार पाए थे। इनके पिताजी की, भीमराव अंबेडकर के पिताजी जो रामजी अंबेडकर रहे, इनकी मृत्यु हो जाती है 1913 में। और जो भीमराव अंबेडकर की शादी होती है वो कब होती है, 1906 में। इनकी जो पत्नी थी रमाबाई वो भी 1935 में मृत्यु हो जाती है। अब 1913 का साल था, पिताजी की मृत्यु हो गई। तो जब वहाँ मुंबई के कॉलेज में पढ़ रहे थे ना, तो ऐसे ही जो पार्क टाइप में होता है ना, बाउंड्री टाइप में, तो ये क्या करते थे कि वहीं बाउंड्री के बगल में
घास वास टाइप में रहते थे, वहीं अपना बैठ करके पढ़ते थे। तो एक जो व्यक्ति थे समाज सेवी थे, उनका नाम था दादा केलुस्कर। दादा केलुस्कर। दादा केलुस्कर 2-3 दिन से इस बच्चे को नोटिस कर रहे थे। आते जाते जैसे लोगों को निगाह पड़ जाती ना, तो इनको बुलाया, बेटा इधर आओ। तो आने से डर रहे थे, तो उनको लगा कि जैसे ही कोई एससी कास्ट का लड़का होगा इसलिए डर रहे हैं, तो इनको बुलाएं तो नाम बताएं। तो उनको लगा कि अपनी कास्ट का पहला लड़का है, इतना योग्य लड़का, तो कहें बेटा यहाँ तो सब कोई आता जाता, आप डिस्टर्ब होते होंगे, ऐसा करिए आप लाइब्रेरी में चले जाइए। इतनी अपने कास्ट का पहला लड़का जो इतना लायक होने के बाद भी लाइब्रेरी में, कहें वहाँ घुसने नहीं देते, वहाँ बैठने नहीं देते, वहाँ हाई कास्ट के लोग रहते हैं। फिर दादा केलुस्कर ने इनको बुलाया और अपनी लिखी हुई, ये समाज सेवी थे, समाज सेवी, और ये बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे। इन्होंने अपनी स्वयं की लिखी किताब बुद्ध की जीवनी भीमराव अम्बेडकर जी को पकड़ा दिए, कहें बेटा तुम बहुत लायक हो और मुझे मालूम है कि आप देश के लिए बहुत अच्छा कर सकते हो, ये बुद्ध की जीवनी है, इसको आप पढ़ना। उसको पढ़ें और लास्ट स्टेज, जब लास्ट टाइम होता है ना, तो जब इनकी मृत्यु होती है डायबिटीज नामक बीमारी से, दिल्ली के एम्स में होती है, ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज, एम्स दिल्ली में है, 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो जाती है डायबिटीज बीमारी के कारण। तो लास्ट टाइम जब होता है तो इन्होंने हिंदू धर्म से परिवर्तन करके अपना बौद्ध धर्म में चले जाते हैं। इनके साथ 5 लाख लोग बौद्ध धर्म अपनाते हैं। तो जैसे पूछा जाए कि इनकी मृत्यु के बाद जो इनका क्रियाक्रम हुआ है वो हिंदू धर्म के अनुसार नहीं हुआ है, बौद्ध धर्म के अनुसार हुआ है। अब देखना, दादा केलुस्कर समाज सेवी हैं, तो दादा केलुस्कर ने कहा कि ऐसा करें, बच्चा लायक है। इन्होंने कहा भीमराव अम्बेडकर जी ने कि मैं संस्कृत पढ़ना चाहता था लेकिन संस्कृत नहीं मिली, मुझे पारसी भाषा दे दी। तो पारसी भाषा का ज्ञान भी कहते हैं कि 9 भाषाओं पर इनका कमांड था, 9 भाषाएं, बहुत बड़ी चीज थी। उसके बाद दादा केलुस्कर क्या किए, एक व्यक्ति से मिलाए, जैसे होते थे ना समाज सेवा के लिए लोग तब भी कार्य करते थे, जैसे कोई परिवार होते थे, परिवार का मतलब संस्थाएं चलती थी, जैसे एक सयाजी राव थर्ड थे, सयाजी राव तृतीय थे, थर्ड, ये थे बड़ौदा के गायकवाड़, बड़ौदा के गायकवाड़। अब ये बड़ौदा के गायकवाड़ का मतलब है जैसे सिंधिया होलकर एक परिवार चलते थे ना, ये लोग क्या करते थे, जो लायक बच्चे होते थे उनको पढ़ाते लिखाते थे और पढ़ा करके विदेशों में पढ़ाते थे, वो आने के बाद उनके यहाँ नौकरी करते थे। तो दादा केलुस्कर ने इनको नोटिस किया कि ऐसा करें, हमको तो सब कोई जानता है, भाई दादा केलुस्कर समाज सेवी थे। इन्होंने भीमराव अम्बेडकर जो भी बच्चे ही थे, इनके सामने तो बच्चे ही थे, इनको ले करके गए, सयाजी राव थर्ड से मिलवा दिए, कहें कि सर ये बच्चा लायक है, इसको पढ़ाया लिखाया जाए। तो इन्होंने कहा कि ठीक, मैं स्कॉलर की व्यवस्था दे देता हूँ, भाई स्कॉलर से फीस से काम चल जाएगा। तो इनको क्या किए कि 25 रुपया प्रति महीना, प्रति माह भेज देते थे। 25 रुपये बहुत होते थे। ये 1913 का साल है, इनके पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं और फिर लास्ट टाइम में क्या करते हैं, 1913 के ही साल ये चले जाते हैं कहाँ, अमेरिका, अमेरिका चले जाते हैं, वहां पढ़ते हैं 4 साल, 1917 तक पढ़ते हैं, 1917 तक पढ़ते हैं। अब देखना, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है, अब वहां से एमए करते हैं, उसके बाद पीएचडी करते हैं। देखो कितनी डिग्रियां लिए हैं, एक तरफ आर्ट साइड पढ़ते हैं, एक तरफ साइंस साइड पढ़ते हैं। इतना तेज दिमाग था, जैसे ही लोग कह देते हैं ना हम जीनियस हैं, हम जीनियस हैं, जीनियस माइंड इनको कहते हैं। बेहतरीन दिमाग था, एक तरफ साइंस साइड पढ़ रहे हैं, एक तरफ आर्ट साइड। अब देखना, एमए किए, पीएचडी किए, और फिर उसके बाद क्या किए, बीएससी किए, फिर उसके बाद डीएससी किए, डीएससी का मतलब डॉक्टर ऑफ साइंस किए। एक तरफ आर्ट साइड पढ़ रहे हैं, एक तरफ साइंस साइड। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर की पढ़ाई किए, इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमिक्स से पढ़ाई किए। उसके बाद जब पढ़ाई करने के बाद देखो, उसके बाद ये चले गए ग्रेज कॉलेज का एक नाम है ग्रेज इन, ये कॉलेज है इंग्लैंड में।
ठीक, वहाँ गए अंग्रेजों के देश में, वहाँ से कहें मुझे बैरिस्ट्री की पढ़ाई करना है, वकालत करना है, तो लॉ की भी पढ़ाई इन्होंने कर रखी थी। देखो एक तरफ क्या कर रहे हैं, इंटर, हाई स्कूल इंटर किए, बीए किए, एमए किए, पीएचडी किए, बीएससी किए, डीएससी किए, डॉक्टर ऑफ साइंस, आर्ट साइड, साइंस साइड, इतनी महान डिग्रियां लेने के लिए कोई अमीर खानदान से नहीं थे, लेकिन किसका सहयोग मिला था, दादा केलुस्कर का। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं अब यहाँ से तो मान लो डिग्री हो गई, फिर हम कहाँ जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, और इंग्लैंड से भी पढ़ाई किए। बेहतरीन दिमाग रहा होगा कि जो इतनी डिग्रियों लेने के लिए इस कंडीशन से गुजरे। 1917 का साल ये वापस आने की कंडीशन में, जैसे 1917 में आते तो 1914 की एक घटना याद होगी, कामागाटा मारू की घटना, 26 अगस्त 1914। अब देखना वहाँ पर क्या होता है, जो 1914 की घटना, कामागाटा मारू की घटना, वहाँ जो एक शिप बाबा गुरुदत्त सिंह खरीदते हैं, किराए पर लेते हैं, उसमें से 355 यात्रियों को बैठा करके, जिनको कनाडा के बॉर्डर पर उतरने नहीं दिया जाता और उनको मार दिया जाता। मारने का मतलब 18 लोगों की मृत्यु हो जाती है और कितने लोग, 25 लोग घायल हो जाते हैं। और ये जाते कहाँ पर हैं, कनाडा का जो बॉर्डर होता है वहाँ पर उतरने नहीं। तो ये जो घटनाएं हैं ना, इनसे बहुत आघात होते हैं, परेशान हो जाते हैं कि मान लो ऐसी घटना। तो इन्होंने क्या किए, कुछ दिन बाद पता लगा कि जिस शिप से भीमराव अम्बेडकर जी आ रहे थे वो शिप डूब गई, लेकिन वो शिप नहीं डूबी थी, उस शिप में कुछ कमियां आ गई थी, तो किताबें उसमें रखवा दिए थे और भीमराव अम्बेडकर जी दूसरे में। तो जो किताबें थी इनकी पढ़ा लिखा सब बेकार हो गई, डूब गई। तो लेकिन जब पढ़ा लिखा आदमी होगा तो दिमाग थोड़ा चला जाएगा, जीनियस माइंड थे, फिर से अपना काम करना स्टार्ट कर दिए। अब उसके बाद देखना, पूरी पढ़ाई कर लिए, उसके बाद जैसे ही आए पहुँचे तो कहें क्या, अब वहाँ से आने के बाद हमने बताया था ना कि सयाजीराव थर्ड के नौकरी करना है। नौकरी तो कन्फर्म थी कि नौकरी करना है, नोट कर लीजिए जो पॉइंट नोट करने वाले हैं। नौकरी तो कन्फर्म थी भीमराव अम्बेडकर जी की कि बड़ौदा के जो गायकवाड़ थे सयाजीराव थर्ड, इनके यहाँ आकर के हमें काम करना है। अब नौकरी कन्फर्म हो गई। देखो इतना पढ़े लिखे इंसान थे कि इनको सेना का सचिव बना दिया गया। आज जो सेना का सचिव बनता है उसके लिए आईएएस की रैंक होनी चाहिए। आईएएस की रैंक में वो भी टॉपर्स में जो बेहतरीन दिमाग होंगे उनको सेना का सचिव बनाया जाता है। इनको कन्फर्म हो गया कि सेना का सचिव, सैन्य सचिव जो होता है ना, सैन्य सचिव, अब ये बनने के लिए तो कन्फर्म हो गया कि सैन्य सचिव की नौकरी पक्की है। तो जैसे ही पहुंचे नौकरी के लिए तो पूछे नाम भीमराव अम्बेडकर, कास्ट कौन सी है, तो इनको रहने के लिए वहाँ कमरे नहीं मिले। सोचो इतना बेहतरीन दिमाग। अब जैसे ही अपने ऑफिस में, भाई सचिव का ऑफिस जो होता है साफ सुथरा नहीं मिलता था, इनको अपना ऑफिस खुद, ये बातें इनको दिन रात फील होने लगी। जो वहाँ हाई कास्ट के लोग थे वो इनको पानी पीने, जैसे ये किसी गिलास से पानी पी लें तो इनको हे दृष्टि से देखते थे। और वही स्कूल में भी था, जैसे चपरासी आता था तो पानी पिलाने के लिए गिलास से ऊपर से पानी ना आता था तो ये मुट्ठी भर करके पानी पीते थे। इतना बिहेव देखते हुए कहा कि क्या मतलब है मेरी इस नौकरी का, मेरे पद का। आज तो लोगों की सोच को मैं बदल नहीं पाया, आज भी तो लोगों की सोचों में मैं नीचे ही कास्ट का आदमी हूँ। ये महार जाति में जन्म लिए थे, जो महू मध्य प्रदेश के महार जाति में इनका जन्म हुआ था। अब सैन्य सचिव बन गए। अब जब इनको ये सारी चीज़ें, बिहेव भाई होता है, आप कितने भी बड़े पद पर, आपके साथ अगर बिहेव गलत होगा तो आपके अंदर कहीं ना कहीं सोच गलत जाएगी। इन्होंने नौकरी तो कन्फर्म थी, सैन्य सचिव की नौकरी, इनको ये बात दिन रात फील होने लगी। अब भाई जब दिन रात बातें फील होने लगी तो क्या करेंगे, इन्होंने कहा कि यहाँ के जो दीवान थे सयाजीराव थर्ड के, यहाँ जो दीवान थे उनको खत भी लिखे अम्बेडकर जी ने, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं दिए। इन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिए, कहा मैं ये नौकरी नहीं करूँगा। फिर उसके बाद बताए नहीं, ये प्रोफेसर की भी पढ़ाई करे थे भाई, एमएससी, बीएससी, डीएससी, डॉक्टर ऑफ साइंस किए। उसके बाद इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बन गए। अब एक कॉलेज पढ़ाने गए, कॉलेज पढ़ाने पहुँचे और क्या पढ़ाना था, इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स पढ़ाने पहुँचे भाई, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बन गए। तो जैसे ही ये क्लास के पहुँचे सारे बच्चे निकल करके बाहर, स्कूल के क्लास के बाहर, प्रिंसिपल आए तो पूछे कि आप लोग बाहर क्यों खड़े, तो कहे मैं इनसे नहीं पढ़ूंगा, बच्चों ने कहा। तो
प्रिंसिपल ने कहा कि हाईली क्वालिफाई हैं, बहुत बेहतरीन दिमाग हैं, विदेशों से पढ़ करके आए, इंग्लैंड से पढ़ें, अमेरिका से पढ़ाई करके आए, कुछ दिन पढ़ के देख लो, नहीं अच्छा लगता तो मत पढ़ना। 3-4 दिन की क्लास में सभी बच्चे इनके फैन हो गए। यानी कि सभी लोगों को लगा कि कास्ट कोई भी हो लेकिन ये गुरु बनने लायक है। पढ़ाई लिखाई किए कैसे भी, अब इनको लगा कि केवल पढ़ाई लिखाई से काम नहीं चलेगा, मुझे अब राजनीतिक एक्टिव होना पड़ेगा। तो जब एक्टिव होना पड़ेगा तो अब क्या लड़ना पड़ेगा हमें, चुनाव। जो बताए नहीं थे कि जब संविधान सभा बनी तो उसके लिए चुनाव के अलग अलग स्टेट से चुनाव हुए थे, मेंबर चुन करके भेजे जाते थे। इन्होंने अपना पहला नाम जो दिया तो बम्बई से दिया, जो मुंबई है ना, पहले बम्बई था। जो गुजरात और सूरत ये सब इलाका पूरा है बम्बई का क्षेत्र, महाराष्ट्र वाला पूरा, तो बम्बई से अपना नाम दिए कि मुझे भी चुनाव लड़ना है। तो जितनी पार्टियां रही ना, सब लोग एंटी, कि कुछ भी हो भीमराव अंबेडकर जी राजनीति में नहीं आने चाहिए। भाई ये बचपन से ही देख रहे थे ना, ये तो मुश्किलें, संघर्ष, इनका जीवन ही सब था। फिर उसके बाद क्या किए, अब चुनाव के लिए अपना नाम दे दिए। सभी लोगों ने कहा कुछ भी हो भीमराव अंबेडकर चुनाव नहीं जीतने चाहिए, और हुआ वही, सब पार्टियां एक हो गई और बंबई से चुनाव हार गए। लेकिन इनके लिए तो ये हार जीत तो शुरू से थी ना, तो इन्होंने क्या किया कि हार नहीं माने। इन्होंने कहा चलो चुनाव यहाँ से हार गए, फिर दूसरी जगह से दोबारा चुनाव का नाम देते हैं। अब इस चुनाव का नाम दिया बंगाल से, और तब बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब एक था, बहुत बड़ा बंगाल का क्षेत्र था, वहाँ से अपना नाम दिए। और बंगाल में इनका साथ कौन दिया, मुस्लिम लीग ने इनका साथ दिया। और मुस्लिम लीग कब बनी थी, 1906 में बनी थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ना। इन्होंने भीमराव अंबेडकर का साथ दिया और बंगाल के चुनाव में सीट से चुनाव जीत गए। अब देखो हार जीत तो लगी ही रहती है ना, चुनाव तो जीत गए। लेकिन आपने सुना होगा बंगाल का जब विभाजन हुआ था, तो बंगाल का विभाजन में पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल दो अलग अलग क्षेत्र कर दिए गए। जो पूर्वी बंगाल था उसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, जो बाद में बांग्लादेश के नाम से। तो जो चुनाव वाली सीट जीते थे वो पूर्वी पाकिस्तान, जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से बना था ना। देखो पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, तो पश्चिम बंगाल वाला कोलकाता राजधानी, जो पूर्वी बंगाल वाला हिस्सा था जो पूर्वी पाकिस्तान बन गया बाद में। अब सीट तो दूसरे देश में चली गई, लेकिन अम्बेडकर जी तो यहीं रहेंगे ना। सबको लग गया कि इनके बिना संविधान बन नहीं सकता है। तो अम्बेडकर जी क्या हैं, जान हैं। अब कैसे भी करके इनको वापस लाना है। सीट हारे बेशक हैं, लेकिन चुनाव कब इनको मेंबर बनाना है, तभी संविधान का निर्माण हो पाएगा। अब देखना यहाँ क्या किए कि BN राव रहे, जो कि BN राव बहुत ही दिमागदार थे। जो प्रारूप समिति बनी ना, उसका प्रारूप तैयार किए हैं BN राव, जिनको कहते हैं बेनेगल नरसिंह राव। इन्हीं का पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव, BN राव। ठीक, BN राव। अब देखना BN राव के बारे में हम बता रहे हैं, उसके पहले देखो, पहले देख लेना संविधान सभा। अब संविधान सभा का जब गठन हुआ ना, तो अब देखना इसमें बैठकें कराई गई। पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946, फिर उसके बाद 11 दिसंबर 1946, फिर 13 दिसंबर 1946। देखो जो भी चीज़ें हैं, इंसान अगर महान बनता है तो अपनी परिस्थितियों के कारण बनता है, ऐसे कोई महान नहीं बन जाता है। अगर देखो कहते नहीं है कि गलत का विरोध खुल करके करिए, इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। अगर ये यहाँ पर मेहनत ना किए होते तो आज ना कोई भीमराव अंबेडकर को जानता, ना कोई पढ़ता। देखो जात पात के चक्कर में मत रहिए, ठीक ना। सबसे पहले आप क्या हैं, एक इंसान हैं, बस इंसान हैं, यही सब कुछ है। किसी के दुखी देख करके, किसी इंसान को परेशान देख करके वास्तव में आपको दुख होता है, तो आपको ईश्वर ने इंसान बनाने में कोई कमी नहीं की। अब देखना
9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई संविधान सभा की, तो उसमें सबसे देखें कि अध्यक्ष किसको बनाया जाए, तो कहें सबसे बुजुर्ग आदमी कौन है एजेड, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो सिन्हा जी को बना दिए, सिन्हा जी को क्या किए, बना दिए। कहें कि ऐसा करिए कि आप अध्यक्ष बन जाइए, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक, सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिए। अब देखो इनकी तबीयत क्या हुई, दूसरे दिन 2 दिन बाद खराब हो गई, तो कहें कि ऐसा करो ये अस्थाई अध्यक्ष रहे, अस्थाई नहीं रहे हैं, अस्थाई अध्यक्ष बना दिए। फिर उसके कुछ दिन बाद, 2 दिन बाद ही तो 11 दिसंबर 1946 की दूसरी बैठक हुई, कहें अब अस्थाई अध्यक्ष बना दिया जाता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष बना दिए। ये अस्थाई है, परमानेंट, अस्थाई अध्यक्ष बना दिए। उसके बाद तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अब हम उद्देश्य प्रस्ताव पारित करते हैं, मतलब उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव पूछा जाए, उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया, तो उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया, 13 दिसंबर 1946 को। अब देखना, भीमराव अंबेडकर ने कहा उद्देश्य प्रस्ताव हम पारित नहीं करेंगे, तो कहें क्यों नहीं पारित करेंगे, तो भीमराव अंबेडकर ने कहा अभी पहले हम लोग देख लें कि संविधान सभा में कौन कौन टीम आनी चाहती है, कौन कौन टीम नहीं आनी चाहती है। तो अब टीम आने का मतलब क्या हुआ, अब देखना, यहाँ हमने आपसे क्या बताया था, BN राव बताए थे ना। अब देखना, इसमें जब उद्देश्य प्रस्ताव आया तो उद्देश्य प्रस्ताव कुछ दिन बाद पारित किया गया। क्यों, इसमें भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि संविधान सभा में देख लें कि मुस्लिम लीग आना चाहती है या नहीं, हिंदू महासभा शामिल होना चाहती है कि नहीं। कुछ दिन बीते, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया गया, पारित कर दिया गया, उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। अब देखना आगे की कंडीशन क्या हुई। अब भीमराव अंबेडकर हमने बताया था ना कि बंगाल वाली सीट कहाँ चली गई थी, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल। देखो, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम का जो पाकिस्तान, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल, तो एक जो पूर्वी बंगाल वाला क्षेत्र था वो पूर्वी पाकिस्तान बन गया, जो बाद में बांग्लादेश बना। तो उसमें सीट चली गई, तो अंबेडकर जी तो देश में रहेंगे। अब देखना, तो BN राव ने कहा कि अब भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा का मेंबर बनाना है कैसे भी करके। तो BN राव ने किससे कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से क्यों कहा, क्यों, ये अस्थाई अध्यक्ष थे संविधान सभा के, तो अध्यक्ष से ही तो कहा जाएगा। बेनेगल नरसिंह राव जी ने कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से कि कुछ भी करके आप भीमराव अंबेडकर को कोई ना कोई सीट दिलाओ। तो राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं BG खेर से। अब BG खेर कौन है, बाल गंगाधर खेर, और ये उस समय बंबई के PM थे। जैसे आज CM बनते हैं ना, तो पूरे एरिया के ये मालिक समझो, जैसे आज CM बैठते हैं ना अलग अलग अपने स्टेट में, वैसे वहाँ के ये PM थे। कौन थे, बाल गंगाधर खेर। बेनेगल नरसिंह राव जी ने, BN राव जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा, राजेंद्र प्रसाद ने BG खेर से कहा। अब BG खेर ने किससे कहा, MR जायकर। MR जायकर कौन है, मुकुंद राव जायकर। अब देखना, ये BG खेर किससे कहें, MR जायकर से, MR जायकर से कहें। और MR जायकर कहाँ की सीट में बैठे थे, बंबई वाली सीट में बैठे थे। तो बेनेगल नरसिंह राव जी ने कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, राजेंद्र प्रसाद ने BG खेर से कहा। BG खेर वहाँ के PM हैं, ये राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष हैं। ये भीमराव अंबेडकर के लिए सिफारिश किए थे, क्योंकि इन्होंने प्रारूप समिति का प्रारूप तैयार किया था। ये अंग्रेजों के अधीन रह करके, वहाँ अंग्रेजों के कामन में काम करके आए थे। जैसे अपने यहाँ लोकसभा होती है ना, वहाँ भी लोकसभा के थे, तो वहाँ पे क्या करें, ये काम करके आए थे। बहुत अनुभवी, बहुत बेहतरीन दिमाग थे। तो इन्होंने राजेंद्र प्रसाद सिफारिश की, राजेंद्र प्रसाद ने BG खेर से कहा, BG खेर ने MR जायकर से
इस्तीफा ले लिया कि ऐसा करो कि आप इस्तीफा दे दो। ठीक, इन्होंने इस्तीफा दिया और इस सीट पर किसको बैठा दिया गया? भीमराव अंबेडकर जी को। भीमराव अंबेडकर। अब देखना इनका संघर्ष कितना है। पहले बंबई से चुनाव हारे, बंगाल से जीते, बंगाल वाला सीट पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद फिर पुनः बंबई वाली सीट इनको दिलाई गई। एम.आर. जयकर, मुकुंद राव जयकर जो हैं, ये क्या थे? अगर कभी पूना पैक्ट समझा होगा, ठीक, कहते नहीं है कि जो छूट मिलती है ना, जो एससी को छूट मिलती है, वो कहते हैं कि पूना पैक्ट को वादा था, कोई भीख में चीज दी हुई नहीं है, वो पूना पैक्ट का वादा था। अब देखना पूना पैक्ट कब हुआ। पूना पैक्ट ये हुआ है 25 सितंबर 1932 को। अब पूना पैक्ट में देखना क्या क्या कंडीशन हुई है। पूना पैक्ट में यहां पर मदन मोहन मालवीय और भीमराव अंबेडकर। देखो जो साइन हुए हैं ना पूना पैक्ट में, वो मदन मोहन मालवीय और किसके? मदन मोहन मालवीय और भीमराव अंबेडकर जी के हैं। और गांधी जी की सारी बातें हैं, गांधी जी की सारी बातें हैं। क्योंकि इन्होंने क्या कहा, भीमराव अंबेडकर ने, कि हमको हिंदू से अलग एक राष्ट्र चाहिए, हम अपने दलित के लिए। लेकिन गांधी जी ने कहा कि भाई पाकिस्तान अपना अलग मांग लिया, पाकिस्तान हम अलग बांट दिए। उसके बाद अगर आपको भी हम इस मान लो पाकिस्तान को बांट देंगे, मुस्लिम अलग राष्ट्र मांग रहे हैं, आप हिंदुओं से अलग नहीं हो, आप हिंदू ही हो। ठीक, इन्होंने क्या कहा, पूना पैक्ट का जो छूट दी जाती है तो कहें भीख में मांगी हुई चीज नहीं है, पूना पैक्ट का वादा था। तो गांधी जी की सारी बातें थी, बातें जो हैं दोनों लोगों में हुई हैं, भीमराव अंबेडकर और गांधी जी की। और साइन किसके हुए? मदन मोहन मालवीय और भीमराव अंबेडकर की। तो ये जो पूना पैक्ट हुआ इसमें ये शामिल थे मुकुंद राव जयकर। तो यही जयकर हैं, इन्होंने इस्तीफा दिया और भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का मेंबर बना दिए। और जब मेंबर बना दिए तो चुनाव तो लड़ना है भाई, अब चुनाव तो जीत गए ना, अब मेंबर बन गए। अब मेंबर बन गए तो संविधान सभा का निर्माण हो गया। अब संविधान लिखने की बारी आई कि कैसे इसका क्या किया जाए। जो भी पॉइंट नोट करने वाले हैं नोट कर लीजिए, आगे बताया जाए। बंबई की सीट मिल गई भीमराव अंबेडकर जी को। अब संविधान का जो सिस्टम है कि संविधान लिखा कैसे जाए, कैसे क्या किया जाए, तो प्रारूप समिति बनाएं। प्रारूप समिति, इसे कहते हैं हम ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी या इसी को पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, प्रारूप समिति। अब पूछा जाए ये कब बनी, तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप। और ये बनाया किसने? BN राव ने। इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। BN राव जो बेनेगल नरसिंह राव हैं, उन्होंने प्रारूप पूरा तैयार किया, प्रारूप समिति का पूरा प्रारूप तैयार किया। 7 जो सदस्य उसमें शामिल थे, 7 सदस्य में क्या, भीमराव अंबेडकर जी को उसका प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। तो भीमराव अंबेडकर जी को क्या बनाया गया? अध्यक्ष, इस समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। अब संविधान लिखना स्टार्ट हुए, ठीक, कि संविधान कैसे कैसे लिखा जाए। तो अब देखना संविधान बनने में कुल कितना समय लगा। संविधान कितने दिन में बना? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। अगर खर्च पूछा जाए 63,96,729 रुपये खर्च हुआ। अगर पूछा जाए कि संविधान अंगीकृत कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत हुआ था, अंगीकृत, ठीक। अब देखो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई।
अंतिम बैठक। अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी, जिस दिन संविधान लागू होना था उसके 2 दिन पहले। और संविधान लागू कब हुआ? तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद संविधान बन गया। 63,96,729 रुपए खर्च लगा इसको बनने में। 26 नवंबर 1949 को अंग्रीकृत बन करके तैयार हो गया। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। अब देखना अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950। लागू संविधान कब हुआ? 26 जनवरी 1950। लिख पढ़ करके सब तैयार हो गया। और इसी दिन क्या हुए? जो 26 जनवरी 1950 है, भारत के राष्ट्रपति जो थे, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, अब देखना कि मान लो सब कुछ तो कंप्लीट हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा इसको हैंड राइटिंग से लिखवाया जाए, कि एक किताब जैसे प्रिंट करानी पड़ेगी ना, तो अब उसको हैंड राइटिंग से लिखवाया जाए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि बेहतरीन जो राइटर हैं उनके पास गए। उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। उनके पास पंडित जवाहरलाल नेहरू गए, कहें कि सर आप अपना खर्च बता दीजिए, संविधान देश का लिखना है। तो कहें सर खर्च तो नहीं लेंगे, क्योंकि सब लोगों ने संविधान बनाने में योगदान दिए, तो हम भी अपना योगदान दे देंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है कि हर पेज पे मेरा नाम होगा और लास्ट जो पेज होगा उसमें मेरे दादाजी का फोटो होगा, क्योंकि उनकी पढ़ाई शिक्षा में उनके दादाजी का योगदान था। तो जो लिखा है संविधान अपने हैंड राइटिंग में, तो वो लिखे हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने लिखा है अपने बेहतरीन राइटिंग से। हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी, इनके परिवार के हर इंसान की राइटिंग बहुत अच्छी थी। इन्होंने लिखा। अब देखना जो संविधान की किताब है, तो संविधान की किताब में देखना कि जैसे संविधान की किताब है तो यहाँ पेज में फूल पत्तियों जैसा कुछ बनाए के रखे हैं, फूल पत्तियों जैसे डिजाइनिंग चारों तरफ किए हैं। जो डिजाइनिंग हुई है, डिजाइन ये किए हैं नंदलाल बोस, नंदलाल बोस। इन्होंने इसकी डिजाइनिंग की और प्रेम नारायण रायजादा ने अपने हैंड राइटिंग से लिखी, अपने हैंड राइटिंग से लिखे। अब ये था संविधान का पूरा प्रारूप तैयार होकर के किताब छप गई, और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। तो ये थी भीमराव अंबेडकर जी की। भीमराव अंबेडकर जी की पुस्तकें बहुत फेमस हैं, जैसे हु वाज द शूद्रा, मतलब शूद्र कौन थे। उसके बाद वेटिंग फॉर ए वीजा, जो मतलब हमें वीजा जो विदेश तक लेकर के गया। तो ढेर सारी किताबें लिखे। किताबें इसलिए लिखे कि पढ़े बहुत थे। इन्होंने क्या कहा था? शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि किताबें पढ़ो, अच्छे राइटरों को पढ़ो, अच्छे व्यक्तित्व के लोगों को पढ़ो। एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़ो, भगत सिंह को पढ़ो, लाल बहादुर शास्त्री को पढ़ो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पढ़ो, भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ो। इनसे सीखो आप कि कैसी कैसी परिस्थिति में इन्होंने मेहनत किया और कैसे उभर करके आए हैं। आज संविधान की किताब भीमराव अंबेडकर जी के हाथ में होती है। ये थी भीमराव अंबेडकर की कहानी। मृत्यु इनकी लास्ट में 6 दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुई। दिल्ली में एम्स में। एम्स में इनकी मृत्यु हुई। डायबिटीज नाम की बीमारी हो गई थी, डायबिटीज। डायबिटीज बढ़ गई थी, इस वजह से इनकी मृत्यु हुई। और जो इनकी लास्ट में जो सविता अम्बेडकर से शादी हुई थी वो 1948 में हुई थी। पेशे से महिला डॉक्टर थी। अब ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज जो एम्स बना है दिल्ली का ना, उसी में मृत्यु हुई 6 दिसंबर 1956 को। और इनको मरणोपरांत भारत रत्न मिला। 1990 में भारत रत्न मिला। भारत रत्न 1990 में, काफ़ी टाइम बाद मिला भारत रत्न। तो ये थे भीमराव अंबेडकर, महान, जिनके लिए शब्द नहीं है कि इतने महान व्यक्तित्व के स्वामी थे
जहाँ जिस हिसाब से माहौल, कितनी कठिन परिस्थितियों में इन्होंने पढ़ाई की। अब एक इनकी बचपन की कहानी ये थी कि जैसे एक बार इनके यहाँ दादी या ताई कोई बूढ़ी औरत रहती थी, तो उनकी एक पोटली टाइप में थी, उसमें कुछ पैसे रखे रहते थे, उसको लिए और उठा करके चल दिए कि मुंबई चले जाएंगे, अब नहीं आएंगे, वहीं अपना रहेंगे, कुछ काम करेंगे। और जैसे ही वो पोटली वहाँ रास्ते में खोलते हैं तो उसमें आधा आना मिलता है। आने में पहले चलता था ना, आधा आना एक आना जब मिलता है तो कहें मुझे तो लगता था कि मेरे पिताजी नौकरी करते हैं, परिवार अमीर होगा, लेकिन हमें तो घर के लिए सहारा बनना चाहिए। और उसी दिन से वहीं से वापस आते हैं और बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष के साथ पढ़ते हैं, तब जा कर के इतना ये कहानी लिखते हैं। इनके पिताजी ने क्या कहा था स्कूल, जब कहें कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, इनके पिताजी ने तो यही कहा था, बेटा जिन चीज़ों से तुम भाग रहे हो वही व्यवस्था को आपको बदलना है, और बदल करके पूरा संविधान बना दिया। इसीलिए सबसे पहली प्राथमिकता किसको दी जाती है? भीमराव अंबेडकर को और इनके संविधान को। संविधान ही सर्वोपरि है। आप लोग पढ़ते रहो, मेहनत करो, संघर्ष करो। जीवन में देखो कठिनाइयाँ तो आएंगी, निश्चित है। आप कोई भी कार्य करोगे तो कठिनाई आना निश्चित है। ऐसा नहीं है कि कुछ होता नहीं है। आप अगर मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। तैयारी करो, बेहतरीन इंसान बन करके रहो। नौकरी भी मिल जाए, बहुत अच्छे पद भी मिल जाए, तब भी आपके अंदर इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। इंसान अगर इंसानियत भूल गया तो फिर समझ लो वो एक जिंदा पुतला है। किसी के दुख सुख से किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। जैसे आज के लोग हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं, किसका कोई परेशान है, कोई दुखी है, कोई आपसे मदद मांगने आ रहा है, बस पर्सनल अपना स्वार्थ दिखाते हैं। देखो कोई भी बच्चा हो, हमारा कहने का मतलब है उसको जमीनी स्तर जरूर दिखाना चाहिए। अगर कोई आईएएस भी बन जाता है तो उसको जमीनी स्तर देखना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री रह करके भी जमीनी स्तर से जुड़े थे। अब उनसे बड़ी पोस्ट तो नहीं कोई पा गया। इसलिए थोड़ा सा पद आ जाने पर गुमान नहीं आना चाहिए कि मैं किसी की मदद नहीं करूँगा। आप एक बेहतरीन इंसान, जमीनी स्तर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोग भूल जाते हैं। आप बहुत बड़े घर से हो, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेज दिए बढ़िया जगह, एसी कूलर वीआईपी व्यवस्था में रह रहा है, उसको क्या पता लगेगा कि वो अधिकारी बनेगा तो वो आपकी मदद करेगा। क्यों मदद करेगा बताइए? जब वो ज़मीनी स्तर देखा नहीं, मजदूर की मेहनत देखा नहीं, मजदूर के पसीने की कीमत देखा नहीं, किसान की कीमत देखा नहीं, तो कैसे क्या जान पाएगा, कैसे वो देश के लिए कार्य करेगा। तो हमें ज़मीनी स्तर से जुड़े रहना है, पद कोई भी मिले, क्योंकि हमारे साथ यही विचार, हमारा व्यक्तित्व, हमारे कार्य जाते हैं, ना कि पैसा, शोहरत और मकान, बिल्डिंग, कार, ये कुछ साथ नहीं जाना है। इसलिए कभी किसी को परेशान देखो तो उसकी मदद करिए, क्योंकि ये नहीं आपके अंदर आना चाहिए कि मैं नहीं मदद करूँगा, क्योंकि सबको एक दिन जाना है यहाँ से। अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित होगी। कहते नहीं, संसार जरूरत के नियम के अनुसार चलता है। जिस सूरज का गर्मियों में तिरस्कार होता है, उसी सूरज का सर्दियों में इंतजार भी होता है। जय हिंद साथियों।